अजमेरू ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बेहतर सही है, आप सही है। काला दिखने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कल आईफोन लेके आऊंगा, ठीक है। चलो, कहाँ से पढ़ लिया था हमने? ये आरबीसी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। आरबीसी की संख्या देखी थी हमने, कितनी होती है? 5 से 5.5 मिलीमीटर क्यूब। अगर लाख के अंदर बात करें तो 50 से 55 लाख। फिर उसके बाद आकार पढ़ा था, आकार कितना इसका? 7.6 माइक्रोमीटर। अब ये माइक्रोमीटर मतलब समझ गए कि भाई ये यूनिट है, क्योंकि ये छोटी सी होती है, हमें नग्न आंखों से तो हम देख नहीं सकते। कैसे देखेंगे? माइक्रोस्कोप से, तभी हमें दिखाई देगी। इसलिए इसकी यूनिट क्या होती है? माइक्रोमीटर। तो इसका आकार कितना हो जाएगा? 7.6 माइक्रोमीटर। अब किसी बुक के अंदर कुछ और भी हो सकता है, तो मेनली इतनी होती है। अब कहीं पे थोड़ा बहुत बढ़ाकर या फिर थोड़ा कम करके दे सकते हैं। फिर औसत जीवन काल। औसत जीवन काल का मतलब समझ गए कि भाई एक जो आरबीसी होती है उसका निर्माण हमारे जो शरीर है उसके अंदर ये कितने दिन तक बनी रहती है? 120 दिनों तक। उसके बाद ये नष्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद नई आरबीसी का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। फिर इसकी संरचना कैसी होती है? उभया अवतल। उभया अवतल मतलब कि भाई दोनों तरफ से ये कैसी होती है? अवतल सतह होती है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? उभया अवतल। अवतल जानते हो ना क्या होता है? अवतल दर्पण देखा है ना, ये अवतल है। अब दोनों तरफ से उभरी हुई है, इसलिए उभया अवतल बोल देते हैं इसको। फिर उसके बाद अधिकांश स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। समझ गए ये केंद्रक क्यों अनुपस्थित होता है? क्योंकि ऑक्सीजन का ज्यादा से ज्यादा परिवहन करना है, और ज्यादा से ज्यादा परिवहन के लिए हमें क्या चाहिए? जगह ज्यादा चाहिए। जगह ज्यादा चाहिए तो हमने क्या कहा कि भाई केंद्रक को अपने बोरिया बिस्तर बांध और निकल जाए यहाँ से। कुछ कोशिकांग होंगे, उनको भी बोलेंगे भाई निकलो तुम, हमें ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तुम्हारी आवश्यकता है ही नहीं। फिर उसके बाद अपवाद क्या देखा हमने? ऊंट और लामा। जो ऊंट और लामा होते हैं उनके आरबीसी के अंदर हमें केंद्रक मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखा? आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है? लिया। आरबीसी का कब्रिस्तान जहाँ पर आरबीसी नष्ट होगी वो कौन सी जगह है? लिया। आरबीसी का निर्माण छोटे बच्चों के अंदर किसके अंदर होगा? लिया के अंदर। फिर उसके बाद आरबीसी की जो निर्माण है वो व्यस्त अवस्था में किसके अंदर होता है? लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा जानते हो क्या होती है? हड्डियों के अंदर एक संरचना होती है एपीफाइसिस, उस एपीफाइसिस के अंदर लाल अस्थि मज्जा स्थित होती है, वहां पर तुम्हारे आरबीसी का निर्माण होगा, ठीक है। ये रहा, ये यहाँ पर, ये रहा, ये जो तुम्हारी हड्डी है, ये मैंने मान लो हाथ की हड्डी ली, एक जने को खड़ा किया, उसके हाथ की हड्डी तोड़ी और फिर ये संरचना दिखा रहा हूँ। उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा? ये जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं? एपीफाइसिस। फिर बीच के अंदर है ना, ये देखो ये बीच के अंदर है, दोनों के बीच के अंदर है, इसलिए मेटाफाइसिस। तुम्हें याद नहीं रखना है, बस तुम्हें तो लोकेशन याद रखना है। ये डायग्राम में, ये डायग्राम भी नहीं बनाना है, बस इतना याद रखना है कि भाई ये यहाँ पर स्थित होती है लाल अस्थि मज्जा। कि भाई तुम केवल रटते ही जाओ लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, यही नहीं पता लाल अस्थि मज्जा क्या है, इसलिए ये डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि भाई ए परिपक्व आरबीसी। ए परिपक्व आरबीसी का मतलब समझ गए, जब वो परिपक्व नहीं हुई है, जब छोटे बच्चे होते हैं है ना, उनके अंदर जो रक्त होता है, उनके अंदर जो आरबीसी होती है, उनकी बात कर रहे हो। उनके अंदर क्या होगा? क्या कोशिका सब जानते हो? कोशिका क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। अब कोशिका के अंदर अगर मैं ऐसे बोल दूं कि भाई ऐसे उठाकर कोई संरचना बना दो, इसको हमने क्या बोल दिया? कोशिका। अब कोशिका के अंदर एक तो क्या रहेगा? केंद्रक। बताया था क्या रहेगा? जो इस पूरी कोशिका का क्या करेगी? नियंत्रण करेगी। तो कोई भी पूछ लेगी कि भाई कोशिका का मस्तिष्क किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं? केंद्रक को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोशिका के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं होगी वो केंद्रक ही नियंत्रण करता है। जैसे हमारे अंदर जितनी भी प्रक्रिया होती है कौन नियंत्रण करता है? मस्तिष्क। हम चल रहे, फिर रहे, खा रहे, इसका नियंत्रण हमारे मस्तिष्क के द्वारा होता है। वैसे ही कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है, और उस केंद्रक से ही पूरी कोशिका का नियंत्रण होता है कि भाई कब सेल डिवीजन करेगी, कोशिका विभाजित होगी, नई कोशिकाएं बनेगी, है ना, वो सब किसके ऊपर निर्भर करता है? केंद्रक। फिर उसके बाद क्या होते हैं? यहाँ पर कुछ अंग पाए जाते हैं, ठीक है। तो कोशिका के अंदर पाए जा रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? कोशिका। जो कोशिका के अंदर अंग पाए जाते हैं उसको हमने क्या बोल दिया? कोशिका। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सुना होगा कभी, हरित लवक, के बाद और भी होते हैं जैसे तारक तारक केंद्र, माइक्रोबोडीज। ये क्या है? ये सारे क्या है? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग, ठीक है। वैसे ही आरबीसी क्या है? कोशिका ही आरबीसी पढ़ रहे थे हम। संयोजी ऊतक में हमने प्लाज्मा क्या हो गया? मैट्रिक्स रक्त का मैट्रिक्स प्लाज्मा हो गया, और कोशिकाएं कौन हो गई? संगठित पदार्थ में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो ये क्या है? कोशिका तत्व। कोशिका इसके अंदर क्या? कोशिका झिल्ली होगी, ये होती है कोशिका झिल्ली। जो ये वाली लेयर देख रहे हो उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। तो ये है तुम्हारी कोशिका झिल्ली, और इसके अंदर जो पाए जा रहे हैं अंग वो कौन है? केंद्रक।
जो पूरी कोशिका का क्या करेगी, नियंत्रण। फिर उसके अंदर जितने भी अलग अलग प्रकार के अंग पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका। अब ये तो जब आरबीसी एक परिपक्व होती है उस अवस्था में, अब जैसे कि परिपक्व होगी तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता होगी। अब ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता तो हीमोग्लोबिन ज्यादा चाहिए, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन पर बैठकर ही हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती है, मतलब पूरी बॉडी के अंदर परिवहन होता है उसका। अब इस आरबीसी को क्या चाहिए कि हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा हो ताकि ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा बैठ सके, है ना। तो ये क्या करेगी, केंद्र को बोलेगी भाई ओरिएंट मान बढ़ जाए यहाँ से, कोशिका को भी बोलेगी भाई हमारे पास जगह नहीं है, हमें ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन चाहिए ताकि ऑक्सीजन का ज्यादा से ज्यादा परिवहन हो। तो ये इसको कोशिका को भी बोलेगी भाई निकल यहाँ से। तो उसके बाद जो परिपक्व कोशिका होगी, आरबीसी जब परिपक्व होगी और उसके परिपक्व के अंदर जो विटामिन काम है वो कौन-कौन है, विटामिन B9 और विटामिन B12, है ना। विटामिन B9 और विटामिन B12 ये परिपक्व करने में काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही परिपक्व होगी तो इसके अंदर जितने भी कोशिका होंगे केंद्र के वो क्या हो जाएंगे, आगे जाएंगे, केवल क्या रहेंगी, हीमोग्लोबिन रहेगी। तो यहाँ पर क्या केंद्र उपस्थित होगा, नहीं होगा। जब ए परिपक्व है तब तो इसका आकार कितना होता है, 10 से 11 माइक्रोमीटर, कितना, 10 से 11, क्योंकि इसके अंदर केंद्र भी है, कोशिका भी है। बट जैसे ही केंद्र घट जाएंगे कोशिका घट जाएंगे तो इसका आकार थोड़ा कम भी होगा, कम होगा, कितना हो जाएगा, 7.6 माइक्रोमीटर, ठीक है। और ये कैसी कोशिका हमारे पास परिपक्व आ रही है। तो ये वाला डायग्राम बना लो, ये मत बनाना, ठीक है। और ये आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया इरिथ्रोपोइसिस बताई दिया था मैंने। इरिथ्रो यानी क्या होता है, आरबीसी लाल रक्त कोशिका, और पोइसिस का मतलब क्या होता है, निर्माण। तो इरिथ्रोपोइसिस मतलब लाल रक्त, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया इरिथ्रोपोइसिस हो गई। आगे समझ में पक्का कर लो, ये कल उतारा हुआ था, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास आरबीसी। अब क्या आएगा हमारे पास, आरबीसी भी है, हमने परिपक्व आरबीसी का डायग्राम बना रखा है। अब मैंने क्या बोला कि भाई जो परिपक्व आरबीसी है उसके अंदर क्या केंद्रक होगा, नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया कि भाई आरबीसी के अंदर विभाजन शब्द अनुपस्थित होती है। इसका मतलब समझो, मैंने बोला कि भाई कोई भी कोशिका है उसका नियंत्रण कौन करेगा, केंद्रक। कोई भी कोशिका उसका नियंत्रण कौन करेगा, केंद्रक। क्या आरबीसी में केंद्रक है, नहीं है, तो कोशिका विभाजित होगी, नहीं होगी। इसलिए हमने क्या बोल दिया कि भाई यहाँ पर आरबीसी के अंदर कोशिका के अंदर जो विभाजन की क्षमता है वो क्या होती है, अनुपस्थित होती है। फिर उसके बाद एवायवीय श्वसन होता है, मतलब यहाँ पर जो श्वसन होगा वो कैसा श्वसन होगा, एवायवीय, मतलब ऑक्सीजन नहीं होगी, एवायवीय श्वसन होगा। फिर इस आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, उसकी वजह से रक्त का रंग कैसा होता है, लाल रंग होता है। ये हीमोग्लोबिन है क्या, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, लोह युक्त जटिल प्रोटीन। लोह युक्त क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, Fe आयन, Fe प्लस आयन होता है ना, जो हम लोहा बोलते हैं उसको, है ना, वो रहता है। इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, लोह युक्त क्या है, जटिल प्रोटीन। जटिल प्रोटीन क्यों बोला, क्योंकि है ना इसके अंदर क्या होता है, एक तो प्रोटीन भाग होता है और उसके अलावा एक प्रोटीन भाग भी होता है, एक प्रोटीन भाग भी होता है। हीमोग्लोबिन है वो क्या है, जटिल प्रोटीन, मतलब उसके अंदर प्रोटीन वाला भाग भी है और एक प्रोटीन भाग भी है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जटिल प्रोटीन। फिर इसके अंदर लाल रंग का क्या पाया जाता है, वर्णतल भी बताया था, इसलिए इसकी वजह से क्या होता है, रंग, इसका रंग लाल होता है, रक्त का, ठीक है। मात्रा कितनी होती है इसकी, 12 से 16 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड के अंदर। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर किसी को उठाऊं, उसकी नस काटूं और 100 मिलीलीटर रक्त लूं तो उसके अंदर 12 से 16 ग्राम क्या मिलेगा हमें, हीमोग्लोबिन। क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, 12 से 16 ग्राम, कितना, 12 से 16 ग्राम इसके अंदर 100 मिलीलीटर रक्त के अंदर, ठीक है। फिर इसका कार्य क्या है, गैसों के परिवहन में सहायक, मतलब मेन जो मोटर है ना, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जो मोटर गाड़ी है, ये हीमोग्लोबिन है। ये मोटर गाड़ी क्या करेगी, ऑक्सीजन को बिठाएगी, फिर उसके बाद उसका परिवहन करेगी। फिर इसके बाद हमने क्या बोला, इसके अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा दूसरे झिल्ली-युक्त कोशिका क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, बताया था ये। क्यों होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन के संग्रहण के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह हो, और ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन का परिवहन भी ज्यादा से ज्यादा, इसलिए हीमोग्लोबिन हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा करना है। हम केंद्रक कोशिका को क्या करने का हटा देंगे, ये बना बताएगा, जल्दी बनाना, ठीक है। आवाज नहीं, देखो अब हमने क्या पढ़ लिया, ये आरबीसी हमारी खत्म हो गई। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी। क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी। इसको हम क्या बोलते हो, एक व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं, और क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। अब इस डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या होता है, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा बनाए रखना, कि भाई कोई भी प्रतिरक्षी आएगा, कोई भी प्रतिजन आएगा, उसके खिलाफ ये क्या करेगी, प्रतिरक्षी का निर्माण करेगी। फिर वो प्रतिरक्षी क्या करेगा, जो भी प्रतिजन आएगा, जो भी बाहरी कारक आएगा उसको नष्ट कर देगा, है ना। तो मेन काम क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, हमारे शरीर की क्या है, आर्मी। क्या है हमारे शरीर की आर्मी, क्या होती है, जो मान लो कोई शत्रु आ रहा है उसको क्या करेगी, मारेगी। वैसे ये डब्ल्यूबीसी क्या करती है, जो भी बाह्य प्रतिजन आता है ना, उसको क्या करेगी, नष्ट करेगी। कैसे नष्ट करेगी, जवानों का निर्माण करके। हमारे अंदर भी तो क्या करते हैं, इंडिया के अंदर मान लो क्या करते हैं, आर्मी भर्ती निकालते हैं और उसे आर्मी का निर्माण करते हैं। फिर वो आर्मी के जवान क्या करते हैं, बाहर से जो भी शत्रु आता है उसके खिलाफ क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं। वैसे ही डब्ल्यूबीसी क्या करती है, आर्मी का निर्माण करेगी, है ना। जो प्रतिजन आएंगे, बाह्य कारक आएंगे, उसको हमने प्रतिजन बोल दिया, और उनके निर्माण है ना, उनको भगाने के लिए जिस चीज का निर्माण करती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी। क्या बोलते हैं, तो डब्ल्यूबीसी क्या करेगी, प्रतिरक्षी का निर्माण। इसका जो हम बोलते हैं कि भाई डब्ल्यूबीसी संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, 6000 से 8000, कितनी होती है संख्या, 6000 से 8000, ठीक है। वही मिलीमीटर क्यूब कितनी होती है, 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब। अब एक चीज बताओ, तुम सोच करो, अगर सोच सकते हो क्या कि क्या डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होगा, क्यों, ठीक है, बोलते हाँ होगा, क्यों, तो क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, डब्ल्यूबीसी का निर्माण करेगी, प्रतिरक्षी। अब प्रतिरक्षी का निर्माण करेगी तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिरक्षी। कोई देश क्या चाहता है कि उसके अंदर आर्मी बहुत ज्यादा हो, यही तो चाहता है कि भाई आर्मी जितनी ज्यादा हो उतना ज्यादा हमारा देश सुरक्षित रहेगा। वैसे ही डब्ल्यूबीसी क्या करेगी, जितनी ज्यादा कोशिकाएं हो सके उसका निर्माण करेगी, जितनी ज्यादा प्रतिरक्षी हो सके उसका निर्माण करेगी। अब निर्माण करना है तो कोशिका को विभाजित होना पड़ेगा। कोशिका विभाजन क्या होता है कि एक कोशिका से नई कोशिका का निर्माण। अब इसको एक कोशिका से नई कोशिका बनानी पड़ेगी, तभी तो ये कोशिका विभाजन करेगी। अब कोशिका विभाजन के लिए केंद्रक उपस्थित होना आवश्यक है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि मस्तिष्क कौन है, कोशिका का केंद्रक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, आरबीसी के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। क्या ये चीज समझिए, क्या केंद्रक उपस्थित होगा, क्या आरबीसी के अंदर केंद्रक उपस्थित होगा, ये लिखी हुई है कि भाई डब्ल्यूबीसी सबसे पहले ये रंगीन होती है। रंगीन क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई वर्णक उपस्थित नहीं होता है। जैसे हमने बोला कि भाई आरबीसी के अंदर कोई हीमोग्लोबिन उपस्थित था, क्या था, लाल रंग का वर्णक था, बट इसके अंदर कोई भी वर्णक नहीं होता है। इसलिए कैसी होती है, रंगीन। रंगीन मतलब श्वेत, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है, इसलिए इन्हें श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, ठीक है। संख्या कितनी होती है, 6000 से 8000 प्रति मिलीमीटर क्यूब। संरचना कैसी होती है, ए नियमित। ए नियमित मतलब इसको बोलते हैं अमीबॉइड। क्या बोलते हैं, अमीबॉइड। अमीबा सुना है कभी,
जानते हो अमीबा का आकार निश्चित होता है क्या? नहीं होता है। वो हमेशा अपना आकार चेंज करती रहती है। मान लो ये, तो कभी मान लो इसको फूड, मान लो यहाँ पर फूड आया, तो ये क्या करेगी? अपना आकार बदल लेगी, फूड के ऊपर डेरा बना लेगी, है ना? कभी कभी इसका आकार ऐसे मतलब कैसा भी हो सकता है। तो हमने क्या बोला, इसकी संरचना कैसी होती है? अनियमित मतलब अभी वही जीवन काल कुछ घंटों से कुछ दिनों तक, है ना? फिर उसके बाद आकार कितना होगा इसका? 6 से 20 माइक्रोमीटर। कितना? 6 से 20 माइक्रोमीटर। इसके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, बताइए आप कि भाई विभाजित करेगी तो केंद्रक उपस्थित होना चाहिए। फिर इसके बाद इसकी जीवन क्षमता, इसके अंदर विभाजन क्षमता उपस्थित होती है कि भाई केंद्रक उपस्थित है तो विभाजन क्षमता भी उपस्थित होगी। क्या डब्ल्यूबीसी स्टार्ट कर दिया था हमने, ठीक है? डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ लिया। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे कि भाई डब्ल्यूबीसी को हमने कितने भागों में बांटा है, किस आधार पर बांटा है। तो देखो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। अब देखना, अब इनको बोलना, अब जो मैं बुला रहा हूँ ना उसको बोलना जरूर। फिर मेरे को मत बोलना कि भाई हमें समझ में नहीं आ रहा है, वर्ड ही नहीं पता चल रहा है क्या हो। अब तुम बोलोगे नहीं तो वो वैसे नहीं पता चलेगा, तो जितना हो सके उतना उच्चारण करना। देखो हमने डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांटा, किस आधार पर? हमने जब डब्ल्यूबीसी को माइक्रोस्कोप से देखा तो इसके अंदर क्या मिल रही थी? किसी कोशिका के अंदर तो छोटे छोटे कण मिल रहे थे, और कोई ऐसी कोशिका थी जिसके अंदर कोई छोटे छोटे कण मिल रहे ही नहीं थे। तो इसको हमने इसी आधार पर, है ना, कण की उपस्थिति के आधार पर, है ना, कण की उपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति है ये, ठीक है, उपस्थिति के आधार पर कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में, ठीक है। एक तो वो जिसके अंदर कण मिलेंगे छोटे छोटे, मान लो हमने क्या क्या देखा, ये डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी थी। अब इसको हमने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। किस आधार पर? अगर इस डब्ल्यूबीसी के अंदर छोटे छोटे कण मिलेंगे तो, और अगर इस डब्ल्यूबीसी के अंदर कोई कण नहीं मिलेंगे, केवल ये डब्ल्यूबीसी होगी और केंद्रक मिलेगा, ठीक है। उस आधार पर हमने इसको 2 भागों में बांट दिया। इस आधार पर मैंने क्या बोला, एक तो कणिका में, कणिका में का मतलब पता चल रहा है जिसके अंदर क्या होंगी? कणिकाएं होंगी छोटी छोटी, और एक होती है ए कणिका में। क्या होती है? ए कणिका में। ए कणिका में का मतलब पता चल रहा है जिसके अंदर कणिकाएं अनुपस्थित होगी, उसको हमने क्या बोल दिया? ए कणिका में। ए ग्रेनुलोसाइट। क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसाइट। तो क्या हो जाएगी ये वाली कणिका में, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट, साइट मतलब कोशिका, और ग्रेन्यूल्स मतलब जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं? तो ऐसी कोशिका जिसके अंदर छोटे छोटे कण मिलेंगे उसको हम क्या बोल देंगे? कणिका में, या इंग्लिश के अंदर ग्रेनुलोसाइट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और जिसके अंदर कण नहीं होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ए कणिका में, या जिसको हम क्या बोलेंगे? ए ग्रेनुलोसाइट। क्या बोलेंगे? ए ग्रेनुलोसाइट। समझ गए? ये ग्रेनुलोसाइट क्या है? जिसके अंदर कण नहीं होंगे उसको हम क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे? ए ग्रेनुलोसाइट। अब देखो इस कणिका में को कैसे याद रखना है? तुमने कोई कार्टून देखा कभी? बेन 10 देखा है? कार्टून बेन 10 देखा है पक्का? तो इससे याद रखना, बे से क्या हो जाएगा? बेसोफिल। क्या हो जाएगा? बोलो, देखो, बेसोफिल। बोलो, बेसोफिल। क्या? सबसे पहले बी से क्या है? बेसोफिल। कणिका में डब्ल्यूबीसी। क्या है? कणिका में डब्ल्यूबीसी। कौन है? बेसोफिल। कैसे याद रखोगे? बेन 10 से। बेन 10 से बी मतलब बेसोफिल। क्या होता है? बी मतलब बेसोफिल। दूसरा आता है ई। ई मतलब क्या हो जाएगा? इओसिनोफिल। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इओसिनोफिल। क्या हो जाएगा? इओसिनोफिल। ठीक है। उसके बाद एन मतलब क्या हो जाएगा? न्यूट्रोफिल। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? न्यूट्रोफिल। क्या हो जाएगा? डब्ल्यूबीसी को कितने भागों में बांटा? कितने भागों में? किस आधार पर? कणिका के आधार पर। जिसमें कणिकाएं पाई जाएंगी कणिका में, जिसके अंदर कणिका नहीं पाई जाएगी ये कणिका में। कणिका में कितने भागों में? कैसे याद रखोगे? से। बी मतलब ई मतलब इओसिनोफिल। ई मतलब एन मतलब याद हो गया? बेंटेन से याद हो गया। फिर इसके बाद ए कणिका में को कैसे याद रखोगे? एमएलए। कैसे याद रखोगे? एमएलए से। ठीक है। एमएलए मतलब क्या होता है? ए मतलब तो क्या हो गया? ए ग्रेनुलोसाइट। ए मतलब तो ए ग्रेनुलोसाइट। एम मतलब क्या हो जाएगा? मोनोसाइट। क्या हो जाएगा? मोनोसाइट। ठीक है। उसके बाद एल मतलब ल्यूकोसाइट। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइट। तो कोई भी पूछ ले एक ए कणिका में कौन होगी, तो ए कणिका में जिसको इंग्लिश में क्या बोला? ए ग्रेनुलोसाइट। कौन होगी? एमएलए। कौन होगी? एमएलए। एमएलए में ए का मतलब ए ग्रेनुलोसाइट। कौन कौन है? मोनो
साइड और ल्यूकोसाइड। कौन कौन? मोनोसाइट और ल्यूकोसाइट। मोनोसाइट ल्यूकोसाइट कौन सी कोशिका है डब्ल्यूबीसी की? एक कणिका में कोशिका। कौन सी कोशिका? एक कणिका में कोशिका। डब्ल्यूबीसी को कितने भागों में बांटा? कितने में? कौन कौन से? एक कणिका। कणिका में कितने भाग? कौन कौन से? बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। फिर उसके बाद एक कणिका में को कैसे याद रखोगे? एमएलए से। कैसे? एमएलए से। एमएलए से मोनोसाइट ल्यूकोसाइट दोनों क्या है? एक ग्रेन्युलोसाइट कोशिका डब्ल्यूबीसी के अंदर। क्या याद हुआ? ये पांचों कोशिकाएं कौन कौन सी है? यही डायग्राम में लिखा हुआ है, देखो क्या है। डब्ल्यूबीसी को कितने भागों में बांटा? एक तो कणिका में जिसके अंदर कण होंगे, और एक कणिका में, है ना, जिसके कोशिका द्रव में क्या होंगे? कण अनुपस्थित होंगे, उपस्थित नहीं होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हमने कणिका में कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कितने भागों में? कौन कौन से? याद किया था, बी ई एन पेंटेंशन। इसी से याद किया। बी मतलब बेसोफिल, बी मतलब बेसोफिल, ई मतलब इओसिनोफिल या जिसको हम क्या बोलते हैं? एसिडोफिल। इओसिनोफिल या एसिडोफिल। उसके बाद एन मतलब क्या हो जाएगा? न्यूट्रोफिल। क्या हो जाएगा? अब देखो इसको परसेंटेज याद करना है। कैसे याद रखोगे? सिंपल है। बी ई एन 3 वर्ड याद किए। इनमें से सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है? तो सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका होगा? एन यानी न्यूट्रोफिल का। कितना होगा? 60 से 65%। फिर उसके बाद ये बताओ बी ई एन के अंदर दूसरा नंबर पर कौन आएगा? ई मतलब इओसिनोफिल। कौन हो जाएगा हमारे पास? इओसिनोफिल कितना परसेंट? 2 से 3%। कितना परसेंट? उसके बाद कौन सबसे छोटा? बी। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? मतलब सबसे कम पाया जाने वाला? बेसोफिल। कितना होता है? 0.5 से 1%। क्या याद करने की जरूरत है क्या? केवल एबीसीडी पता होना चाहिए, उसमें ये पता होना चाहिए कि एन सबसे बड़े मतलब सबसे बाद में आता है, सबसे बड़ा अक्षर एन होता है। कि भाई एन न्यूट्रोफिल 60 से 65%, एसिडोफिल 2 से 3% और बेसोफिल 0.5 से 1%, है ना, उपस्थित होता है हमारी बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास कौन आता है? कणिका में, है ना, जिसके अंदर कणिका उपस्थित होगी उसको हमने क्या बोला? एक कणिका में। कणिका में पढ़ लिया। अब कौन सी आएगी? एक कणिका में। इसके अंदर क्या होंगे? कण उपस्थित होंगे, छोटे छोटे ग्रेन्यूल उपस्थित होंगे। कितने भागों में बांटे थे हमने? 2 भागों में। कौन कौन सा? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। कौन कौन सा? दोनों जगह मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है। अब देखो एमएलए जानते हो? एमएलए क्या होता है? नेता होता है। क्या नेता हमेशा सच बोलता है? नहीं बोलता पक्का। तो इसके अंदर भी देखो एक ग्रेन्युलोसाइट तो है ये एक कणिका में, और एम एल इसके अंदर सबसे पहले कौन आता है? एम और एल में कौन आता है? तो छोटा कौन होना चाहिए था? कौन होना चाहिए था? ये तो एक ग्रेन्युलोसाइट कोशिका एल से बोल रहा हूँ। कौन आता है? एल। तो छोटा कौन होना चाहिए था? एल होना चाहिए था, है ना। बट ये क्या है? देता है ना, तो क्या हो जाएगा? एल तो क्या हो जाएगा? बड़ा, 20 से 25%, और एम क्या हो जाएगा? छोटा, मतलब 6 से 8% पाया जाएगा, कम पाया जाएगा। समझ गए? ये 2 चीजें याद रखना। सबसे पहले तो डब्ल्यूबीसी पढ़ रहे, डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांटा। कौन कौन सा? जिनके अंदर कणिका मिलेगी कणिका में, जिनके अंदर कणिका नहीं मिलेगी एक कणिका। ठीक है। फिर कणिका में को कैसे याद किया? बेंटेंशन। बी मतलब बेसोफिल, ई मतलब इओसिनोफिल, एन मतलब न्यूट्रोफिल। परसेंटेज याद करना है। कैसे याद करोगे? सिंपल सा एबीसीडी याद होनी चाहिए। उसमें ये पता होना चाहिए बी कब आता है, एन कब आता है, वो, है ना। तो बेसोफिल में बी सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा परसेंटेज किसका रहेगा? 0.5 से 1% बेसोफिल। कितना? 0.5 से 1%। कौन? बेसोफिल। कौन? बेसोफिल। फिर उसके बाद इओसिनोफिल कितना? 2 से 3%। बी के बाद कौन रहेगा हमारे पास? ई आएगा। तो इसके अंदर कौन हो जाएगा? 2 से 3%। कौन? इओसिनोफिल। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा कितना? 60 से 65%। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एक कणिका में, एक कणिका में के अंदर क्या याद रखना है? एमएलए। एमएलए क्या है? नेता है, तो हमेशा झूठ बोलता रहता है ना। तो यहाँ पर एम और एल के अंदर बड़ा कौन होना चाहिए था? कौन होना चाहिए था? बड़ा। कौन होना चाहिए था? एम होना चाहिए था। बट बड़ा कौन होगा? एल। उल्टा कर देना यहाँ पर। ठीक है, हो गया यार। गिनती सी यहाँ पर ये चीज याद रखना कि भाई एमएलए में हमें उल्टा करना। यहाँ पर तो सीक्वेंस के अंदर ही चल रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके कार्य क्या देखेंगे? ये तो याद हुआ ना? नहीं लिखना नहीं है, कार्य देखो फिर बताऊंगा। कोशिका तो याद हो गई ना?
याद हुई क्या? किसको नहीं हुई? किसको नहीं हुई? वापस बता, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि भाई न्यूट्रोफिल परसेंटेज पढ़ लिया। कोशिका है कौन सी है? कणिका में। काम क्या है इसका? फंक्शन कोशिका, मतलब कि ये क्या करेगी? फंक्शन का काम करेगी। तो फंक्शन कोशिका एक तो होती है हमारे पास न्यूट्रोफिल और एक होती है हमारे पास मोनोसाइट। कौन कौन होती है फंक्शन कोशिका? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। फंक्शन कोशिका क्या होती है? जो दूसरी जो नष्ट कोशिका हो जाती है, मतलब मान लो हमारे अंदर क्या है, कोई वेस्ट मटेरियल है, उसको क्या करेगी? ये भक्षण कर लेगी। इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? भक्षण कोशिका। कौन कौन होती है भक्षण कोशिका? एक तो न्यूट्रोफिल और एक मोनोसाइट। कौन कौन? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। अब ये बताओ सर्वाधिक भक्षण कौन करेगी? सोच कर बता। क्यों? सबसे ज्यादा पाई जा रही है, जो भक्षण भी सबसे ज्यादा करेगी। तो कौन करेगी? सर्वाधिक भक्षण का काम किसका है? न्यूट्रोफिल का। समझ गए क्यों है सर्वाधिक भक्षण का काम? फिर इसके बाद बाह्य जीवों का क्या करती है? समाप्त करती है। भक्षण का कार्य क्या होगा? या तो नष्ट जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल बच जाएंगे उनको भक्षण कर लेगी, या फिर बाहर से कोई उद्दीपक, मतलब बाहर से कोई प्रतिजन आएगा उसका भक्षण करेगी, ताकि उनको नष्ट करके हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान कर सके। मोनोसाइट का भी यही काम होगा, क्या? भक्षण कोशिका का। और जो हमारे पास मोनोसाइट है ये क्या है? सबसे बड़ी कोशिका। देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं कि भाई 2 से 3%, 0.1%, 60 से 65%, ये तो है उनकी उपस्थिति कि वो कितनी पाई जा रही है। जैसे मैंने बोला न्यूट्रोफिल, ये न्यूट्रोफिल है, ये हमारी बॉडी के अंदर कितनी परसेंट पाई जाती है? 60 से 65%, ठीक है। बट क्या ये इसका आकार क्या छोटा छोटा है? पाई तो सबसे ज्यादा जा रही है, बट आकार क्या छोटा है इसका? छोटा है। इसके बाद क्या? मोनोसाइट, पाई तो कितनी जा रही है? 6 से 8%। बट मान लो ये एक मोनोसाइट, ये 2 मोनोसाइट, आकार तो बड़ा है। तो सबसे बड़ी आकार की कोशिका कौन हो जाएगी हमारे पास? मोनोसाइट। समझ गए ये आकार का कि भाई सबसे बड़ी जो कोशिका है डब्ल्यूबीसी की वो कौन है? मोनोसाइट। और ये क्या है? ये जो परसेंटेज बताई ये तो उनकी उपस्थिति की है, वो कितने परसेंट उपस्थित होती है हमारे बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद क्या आता है? एसिडोफिल। एसिडोफिल का काम क्या है? एलर्जी प्रतिक्रियाओं के मतलब जो एलर्जी प्रतिक्रिया होती है उनके अंदर काम आती है। एलर्जी प्रतिक्रिया मतलब जैसे मान लो हमें कोई एलर्जी हो गई, मान लो हमें कोई वेस्ट मटेरियल से एलर्जी है, तो क्या होता है? हमें छींके आने लगती है। या फिर मान लो हम किसी खाने की चीज से हमें प्रॉब्लम है, तो जैसे हम वो चीज खाएंगे हमारे छोटी छोटी क्या हो जाएंगी? मूर्छियां उठने लगेगी। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो एसिडोफिल्स होती है वो क्या होती है? इसके लिए ही इन काम के लिए क्या करती है? कार्य करती है। हम मान ली उसको पता चला कि भाई हाँ हमने ऐसी चीज पाई जो हमारी बॉडी के लिए क्या है? आवश्यक नहीं है, या फिर उससे हमारे अंदर एनर्जी उत्पन्न होती है। तो ये पहचाने की बेसोफिल को एसिडोफिल उसको पहचाने की कोशिका, ठीक है। उसके बाद पहचान कर क्या कर देगी? छोटी छोटी गुमड़ियां उत्पन्न कर देगी। या फिर क्या होगा कि भाई अगर हम धूल वाले क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर हमें छींके आने लगेगी, जोर जोर से खांसी आने लगेगी। वो किसकी वजह से? हमारे पास एसिडोफिल की वजह से, ठीक है। तो ये किसके रूप में काम करती है? एलर्जी प्रतिक्रियाओं के रूप में, ठीक है। संक्रमण से बचाव करती है। संक्रमण से कैसे बचाव करेगी? जैसे मैंने बोला कि भाई हम कहां पर गए? जहां पर हमें बहुत सारे धूल के कण थे, वहां पर हम गए, धूल के कण उड़ रहे थे, हमारे शरीर के अंदर आएंगे, क्या उसके अंदर छोटे छोटे जीव भी हो सकते हैं? वो हमारे शरीर के अंदर चले जाएंगे। अगर मान लो ये एसिडोफिल एलर्जी प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करेगी तो वो हमारे शरीर के अंदर चले जाएंगे, प्रतिजन आएंगे। बट हमारी जो एसिडोफिल थी उसने क्या किया? एलर्जी प्रतिक्रियाओं में कार्य किया। कैसे किया? जल्दी जल्दी हमें छींके आने लगी, है ना। छींके अगर हमें छींके आने लगी तो वो जो भी हमारे पास प्रतिजन आए वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए हमने क्या बोला कि भाई ये क्या करती है? संक्रमण से बचाव उत्पन्न करती है, कि भाई कोई भी प्रतिजन आएगा हमारे शरीर को संक्रमित ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम छींक रहे, तो छींक से वो जो भी प्रतिजन आएगा वो बाहर निकल जाएगा तो हमें संक्रमित नहीं करेगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं? ये संक्रमण में कार्य करती है। फिर हमारे पास कौन होता है? बेसोफिल। ये तो कौन है? यूसिनोफिल, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा? बेसोफिल। सबसे कम संख्या होती है, ये देखा हमने 0.5 से 1%, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? इसकी संरचना कार्य मांस कोशिका के समान होती है। अब ये मांस कोशिका क्या है? देखो हम जब संयोजी ऊतक पढ़ रहे थे, मैंने क्या बोला? संयोजी ऊतक के अंदर क्या क्या होंगी? कोशिका क्या होंगी? कोशिकाएं होंगी।
ठीक है, मैट्रिक्स होगा जिसको हमने क्या बोला, अंतःकोशिकीय पदार्थ। और क्या होंगे, अगर वास्तविक संयोजी ऊतक है तो तंतु भी होंगे। अब जो हमारे पास संयोजी ऊतक है इसके अंदर जो कोशिकाएं होती है वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है। इसके अंदर एक कोशिका मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मास्ट कोशिका। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मास्ट कोशिका। ये मास्ट कोशिका क्या करती है, तीन चीजों का स्त्रावण करती है। एक होता है हिपेरिन, क्या होता है, हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरेटोनिन। क्या होता है, सीरेटोनिन। देखो ये जो हिपेरिन होता है वो हमारे रक्त के अंदर प्रतिस्पंदन का काम करता है। स्कंदन समझाया था मैंने, रक्त का थक्का जमना या रक्त का स्कंदन होना, मतलब रक्त क्या करेगा, उसका बहाव रुक जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि भाई रक्त हमारे शरीर के अंदर बह रहा है। अब जैसे ही चोट लगेगी रक्त बाहर आएगा वातावरण के अंदर। जैसे ही वातावरण में आएगा तो वहां पर हमारे थक्का जम जाएगा। थक्का कौन जमाएगा, प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन सक्रिय अवस्था में होंगे और थक्का जमा देंगे। अब जैसे ही थक्का जमेगा तो क्या रक्त का स्त्रावण होगा, नहीं होगा। उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई रक्त का स्कंदन हो गया, मतलब रक्त जम गया। ठीक है, वैसे ही मैंने बोला कि भाई जो अब हमारे शरीर के अंदर रक्त बह रहा है तो फिर तो वो रक्त तो शरीर के अंदर भी जम जाएगा, शरीर के अंदर भी तो जम सकता है। तो क्या उसको हमें जमने देना है या फिर जमने से रोकना है, जमने नहीं दे सकते, फिर तो हम मर जाएंगे। तो जमने से रोकने के लिए एक हमारे पास प्रोटीन आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हिपेरिन। क्या बोलते हैं, ये हिपेरिन हमारे ब्लड के अंदर होता है जो क्या करता है, प्रतिस्पंदन का काम करता है। किसका काम करता है, प्रतिस्पंदन का मतलब समझ गए कि भाई रक्त को क्या करेगा, जमने नहीं देगा। क्या करेगा, जमने नहीं देगा। रक्त को क्या करेगा, जमने नहीं देगा, उसका स्कंदन नहीं होने देगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं, हिपेरिन क्या है, प्रतिस्पंदन कारक। क्या है, प्रतिस्पंदन कारक। ठीक है, ये समझ गए। फिर उसके बाद क्या होता है, कभी आपने देखा होगा कि भाई आपकी चोट लगती है, मान लो किसी दिन चोट लग रही है, तो उस टाइम क्या होता है, आपके सूजन आ जाती है। आती है, नहीं आती है, पक्का आती है। क्यों आ जाती है सूजन, क्यों आ जाती है, देखो वो सूजन क्यों आती है, क्योंकि हमारी जो रक्त की भित्तियां होती है, जो रक्त की धमनियां शिराएं होती है, उसके अंदर वो क्या होती है, फैल जाती है। जैसे ही फैलेगी तो उसका आयतन बढ़ेगा, तो सूजन आ जाएगी। और जो फैलाने का काम करता है वो कौन होता है, हमारे पास हिस्टामिन। कौन होता है, हिस्टामिन। कभी भी हमारे मान लो चोट लग जाए और उसके अंदर फैलाव हो जाए या सूजन आ जाए तो वहां पर बोल देना कि भाई उसका कारण क्या है, हिस्टामिन। क्या है, तो हिस्टामिन क्या होता है, भित्तियों को क्या करेगा, ये मान लो पहले भित्ति ऐसे थी तो ये क्या कर देगा, उसको फैला देगा, ये रक्त की भित्ति को फैला दी। अब वो क्या, रक्त की भित्ति हमेशा ही फैली रहेगी क्या, वापस उसी अवस्था में आएगी। उसी अवस्था में लाने के लिए हमारे पास जो हार्मोन होता है वो कौन होता है, सीरेटोनिन। कौन होता है, तो सीरेटोनिन तो क्या हो जाएगा, उसको दबाने वाला। क्या हो जाएगा, दबाने वाला। फैलाव करने वाला कौन हो जाएगा, हिस्टामिन। और हिपेरिन क्या है, प्रतिस्पंदन कारक। क्या है, समझ गए। तो यही चीज बोला कि भाई बेसोफिल, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि भाई जो बेसोफिल होती है वो क्या होती है, मांस कोशिका के समान होती है। और ये जो हिपेरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन ये सब पढ़े, ये मांस कोशिका ही स्रावित करती है। फिर उसके बाद मैंने क्या पढ़ा, ये हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपेरिन का स्रावन करती है। ठीक है, इसकी संरचना मांस कोशिका के समान होती है। फिर ये शोध क्रियाओं में सम्मिलित होती है। शोध क्रिया क्या होती है, देखो शोध क्रिया क्या होती है, जब हमारे चोट लगती है या फिर हमारी घुमरियां होती है तो वहां पर क्या रक्त का स्त्राव होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। क्या जलन होती है, होती है। क्या सूजन आती है, आती है। वहां पर क्या थोड़ी बहुत टेम्परेचर ज्यादा होता है, गर्म गर्म होता है। वो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, शोध क्रिया। तो जहां पर भी शोध क्रिया होगी उसका काम कौन करेगा, हमारे पास बेसोफिल। कौन करेगा, तो बेसोफिल का काम क्या हो गया, एक तो हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन का स्त्रावण करना, और क्या हो जाएगा, शोध क्रियाओं में काम करना। न्यूट्रोफिल का काम क्या है, भक्षण का। ठीक है, उसके बाद एसिडोफिल का क्या काम क्या है, एलर्जी प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित हो। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगी, मोनोसाइट। ये भी क्या करेगी, भक्षण का काम करेगी। और क्या होती है, डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, संख्या के अंदर तो कितनी होती है, 6 से 8%। और आकार में क्या होती है, सबसे बड़ी। आगे ये चीज समझ लें। फिर उसके बाद क्या है, लिम्फोसाइट। क्या है,
परसेंटेज तो कितना 20 से 25%। और सबसे छोटी WBC, ठीक है, सबसे छोटी WBC कौन है? लिम्फोसाइट। मतलब कि एक कणिका में के अंदर सबसे छोटी बीसी के अंदर कोशिका है और सबसे बड़ी कोशिका भी एक कणिका में के अंदर ही मिलेगी। फिर इसके बाद क्या है? लिम्फोसाइट का काम क्या है? प्रतिरक्षी का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? प्रतिरक्षी। यहाँ पर लिम्फोसाइट क्या होती है? लिम्फोसाइट भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कितने प्रकार की? कितने प्रकार की? कौन कौन सी? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इसको बी लिम्फोसाइट क्यों बोला, इसको टी लिम्फोसाइट क्यों बोला? क्योंकि ये जो बी लिम्फोसाइट है, इसको सर्वप्रथम जहां पर देखा वो पक्षी के अंदर देखा था, और वहां पर जो कोशिका थी वो बी से स्टार्ट हो रही थी, इसलिए हमने इसको बी लिम्फोसाइट, ठीक है। फिर इसको टी लिम्फोसाइट क्यों बोला? क्योंकि इसका निर्माण कहां पर होता है? थाइमस के अंदर। कहां पर होता है? थाइमस जानते हो, ग्रंथि होती है हमारी, है ना, एक अंग होता है थाइमस, वहां पर थाइमस ग्रंथि उपस्थित होती है, उसके अंदर हमारे पास किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? टी लिम्फोसाइट का, ठीक है। ये बी और टी लिम्फोसाइट क्या करती है? प्रतिरक्षा का कार्य करती है। प्रतिरक्षा मतलब समझ गए कि भाई कोई भी पटनिजन आएगा उसको नष्ट करेगी, मतलब प्रतिरक्षा का काम करेगी। फिर एंटीबॉडी का निर्माण कौन करेगी? बी लिम्फोसाइट। ये मेन, ये याद रखना आ जाएगी भाई। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करेगी? बी लिम्फोसाइट। कौन करेगी? क्या टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करेगी? नहीं करेगी। क्या करेगी? नहीं करेगी। कौन नहीं करेगी? सी लिम्फोसाइट। क्या टी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षी का निर्माण करेगी या एंटीबॉडी का निर्माण करेगी? नहीं करती है। कौन सी कोशिका करती है? बी लिम्फोसाइट। ये हो गई तुम्हारी कौन सी? WBC। कौन हो गई है? WBC पूरी। आया समझ में? थोड़ा बहुत समझ में आया? आया समझ में? पक्का? पीछे समझ में आया क्या? थोड़ा बहुत तो समझ में आया। एक बार लेक्चर वापस देना, वैसे भी आज रिकॉर्ड किया हुआ है, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो देख लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।